दोस्तों, दिल्ली समरकंद के दक्षिण पूर्व में था। वहाँ से करीब 1000 मील दूर। दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए तैमूर लंग के जब 90,000 सैनिक समरकंद में जमा हुए तो पूरा धूल फैल गया उनके एक जगह जमा होने से। दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता दुनिया का सबसे कठिन रास्तों में से एक था, जो हिंदू कुश की पहाड़ियों के ऊपर से होकर जाता था, जिसके आसपास ऐसे लोग थे जिनको सिकंदर महान भी झुका पाने में कामयाब नहीं हुए थे। इसके अलावा बीच में अनेक नदियां, पथरीले रास्ते और रेगिस्तान थे जो दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता और दुर्गम बना देते थे। और यदि इनसे पार भी पा लिया जाए तो तैमूर की सेना का सामना ऐसे भीमकाय हाथियों से होना था जिन्हें तैमूर ना तो उनकी सेना ने पहले कभी देखा था, केवल उनकी युद्ध कुशलता की कहानियाँ सुन रखी थी। उस समय दोस्तों दिल्ली की हालत भी ठीक नहीं थी। वर्ष 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मौत के बाद अनेक स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हो गया, जिनमें बंगाल, कश्मीर और दक्कन के कुछ इलाके थे। मशहूर इतिहासकार सर जॉर्ज डनबर अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि फिरोज के मौत के 10 सालों के अंदर एक के बाद एक दिल्ली में 5 बादशाहों, उनके पोतों और उनके छोटे बेटे ने राज किया था। दिल्ली की अंदरूनी हालात ये थी कि वे एक तरह से किसी बाहरी आक्रांताओं को हमला करने का न्योता दे रही थी। दोस्तों, जैसे ही तैमूर लंग की जो सेना थी वो समरकंद से बाहर निकलती है, चढ़ाई शुरू हो जाती है। तैमूर के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि अपने 90,000 सैनिकों के साथ उनकी दोगुनी संख्या में घोड़ों को किस तरह दुनिया के छत के पार ले जाया जाए। समरकंद से दिल्ली के बीच बर्फ से ढकी चट्टानें, गर्मी से झुलसा देने वाले रेगिस्तान और बंजर जमीन का एक बड़ा इलाका था, जहां सैनिकों के खाने के लिए एक दाना तक नहीं उगाया जा सकता था। तैमूर के सैनिकों की पूरी रसद करीब 1.5 लाख घोड़ों की पीठ पर चल रही थी। तैमूर के सैनिक ऐसे तो बहुत लड़ाइयाँ लड़ चुके थे, लेकिन उन्हें इन परिस्थितियों में आगे बढ़ने का बिल्कुल भी अनुभव नहीं था और रास्ता इतना खतरनाक कि कई घोड़े ने वहाँ फिसलकर अपनी जान दे दी। दोस्तों, अगस्त में तैमूर जो है सो काबुल पहुँचता है और अक्टूबर में जैसे ही तैमूर के द्वारा सतलज नदी को पार किया जाता है कि उसका युद्ध होता है सारंग खान से, जिसमें तैमूर की जीत होती है। और दिल्ली पहुँचने से पहले तैमूर के द्वारा 1 लाख हिंदू लोगों को बंदी बना लिया जाता है। दिल्ली के पास पहुंचकर उत्तर प्रदेश के लोनी में तैमूर के द्वारा अपना शिविर लगाया जाता है और यमुना नदी के एक टीले पर खड़े होकर हालात का जायजा लिया जाता है। दोस्तों, आपसी लड़ाई के कारण तब तक दिल्ली की शक्ति काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, लेकिन फिर भी दिल्ली सल्तनत के पास 10,000 घुड़सवार, लगभग 40,000 के आसपास पैदल सैनिक और 120 हाथी जो तैमूर की सेना का सामना करने के लिए तैयार थे। दोस्तों, जस्टिन मोर्जी लिखते हैं, तैमूर और दिल्ली की सेना के बीच पहली झड़प तब हुई जब तैमूर के 700 सैनिक के अग्रिम दस्ते पर मल्लू खान के सैनिकों ने हमला किया। उस समय दिल्ली पर सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह राज कर रहे थे, लेकिन वास्तविक प्रशासन मल्लू खान के नियंत्रण में था। दोस्तों, ये जस्टिन मोर्जी के अनुसार है कि पहले मल्लू खान के द्वारा आक्रमण किया जाता है तैमूर के सैनिकों के ऊपर। दोस्तों, इसके बाद तैमूर को काफ़ी डर लगता है कि यदि मल्लू खान के द्वारा तैमूर के ऊपर आक्रमण किया गया, तैमूर जहाँ पर पड़ाव डाले हुए हैं वहाँ पर आक्रमण कर दिया जाता है, तो जो उनके साथ 1 लाख हिंदू बंदी हैं वो उनका हौसला बढ़ाएंगे और उनके समर्थन में उठ खड़े होंगे। जस्टिन मोर्जी लिखते हैं, तैमूर को अपनी सेना के पीछे चल रहे इन बंदियों के विद्रोह का इतना डर था कि उसने उसी जगह पर 1 लाख बंदियों को मारने का आदेश दे दिया। सर डेविस प्राइस के अनुसार मानवता के इतिहास में इस तरह की क्रूरता का कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है। भारतीय हाथियों से निपटने के लिए दोस्तों तैमूर ने एक योजना बनाई। तारीख 17 दिसंबर वर्ष 1398, मल्लू खान और सुल्तान महमूद की सेना तैमूर से लड़ने के लिए दिल्ली गेट से बाहर निकलती है। उन्होंने हाथियों को बीच में रखा और उन पर हथियारों से लैस सैनिक सवार थे। तैमूर एक ऊंचे टीले पर था जहां से वो लड़ाई का पूरा दृश्य देख सकता था। लड़ाई जैसे ही शुरू होती है दोस्तों, लेकिन उससे कुछ समय पहले तैमूर घोड़े से उतरता है और ज़मीन पर सजदा कर जीत की दुआ मांगता है। लड़ाई जैसे ही शुरू होती है, तैमूर के जो तीरंदाज हैं वो मल्लू खान की सेना के दाहिने हिस्से को अपना निशाना बनाने लगती है। इसके जवाब में मल्लू खान ने अपने बाईं ओर के सैनिकों को निर्देश दिया कि आप लोग तैमूर के दाहिने भाग वाले सैनिकों पर दबाव बढ़ाना शुरू कीजिए। दोस्तों, इससे कोई फ़ायदा होता नहीं है। शुरुआत से ही तैमूर की सेना दिल्ली सल्तनत की सेना पर हावी हो जाती है। इसके बाद तैमूर देखता है कि जो दिल्ली सल्तनत की हाथी है वो एक जगह
तैमूर के सैनिकों पर टूट रहे थे और जिस कारण सैनिकों में अफरा तफरी का माहौल था, सैनिकों में डर व्याप्त हो रहा था। जिसके बाद जो तैमूर था उसने योजना बना रखी थी हाथियों से निपटने के लिए। उसने क्या किया कि ऊँट की पीठ पर लकड़ियाँ रखी और सूखी घास डलवाई, और उसके बाद जैसे ही जो सैनिक थे उनके सामने जैसे ही भारतीय हाथी आते थे कि वहाँ पर घोड़े की पीठ पर आग लगा दी जाती थी उन घास और लकड़ियों पर। और इस जलती हुई घोड़े के पीठ पर जलती हुई आग को देखकर हाथी जो थे वो डर गए और अपने ही मतलब पीछे मुड़ गए, जिस कारण जो दिल्ली सल्तनत की सेना थी वो ही कुचलाने लगी, अर्थात अपने ही हाथी से अपनी ही सेना कुचलाने लगी, जिस कारण दिल्ली सल्तनत की सेना में अफरा तफरी मच गई, भगदड़ मच गया। इसके बाद दोस्तों तैमूर लड़ाई का नेतृत्व कुर्रा खान को देकर खुद लड़ाई में कूद पड़ता है। एक हाथ में तलवार और एक में कुल्हाड़ी पकड़े हुए था और बहुत तेज़ी से चलाने लगता है। इस दोस्तों अपनी पुस्तक मुल्क-इ-ज़्ज़त तिमूरी में तैमूर के द्वारा ये लिखा हुआ है कि उसके द्वारा 2 बार हाथियों की सूंड काट डाली गई। तैमूर अपनी आत्मकथा में ये भी लिखते हैं कि मेरे दोनों हाथ इतनी तेज़ी से वार कर रहे थे कि मुझे अपनी ताकत और फुर्ती पर ताज्जुब हो रहा था। बड़ी बड़ी मूछें वाले सिपाही हमारे आगे ढेर होते जा रहे थे और हम धीरे धीरे शहर के दरवाजे के पास पहुंच रहे थे। इसके बाद दोस्तों तैमूर जो है सो एक खाली स्थान पर पहुंच जाता है। खाली स्थान पर पहुंचने के बाद वो घोड़े के पर बैठता है तो बार बार घोड़े की जो एड़ होती है, रस्सी होती है, वो छूटने लगता है तैमूर के हाथ से। इससे तैमूर बहुत आश्चर्यचकित होता है। इसके बाद तैमूर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, मैंने हैरान होकर मशाल की रोशनी में अपना हाथ देखा तो पता चला कि घोड़े की एड़ हाथ से फिसलने का कारण मेरा खुद का खून था, जिससे मेरा हाथ भीग गया था। मैंने अपने ऊपर जब नज़र डाली तो सारे कपड़े खून से तरबतर थे। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी खून के तालाब में फेंक कर मुझे बाहर निकाला गया है। जब मैंने अपने शरीर को गौर से देखा तो पता चला कि मेरी दोनों कलाइयाँ घायल हो चुकी थी और मेरे दोनों पैरों पर 5 जगह घाव लगे थे। लड़ाई ख़त्म होती है, तैमूर की जीत होती है। सुल्तान महमूद और मल्लू खान अपने लोगों को आक्रांता के रहम पर छोड़कर युद्ध के मैदान से भाग जाते हैं। जस्टिन मोर्जी लिखते हैं, इसके बाद एक एक कर 100 के करीब बचे हुए हाथियों को तैमूर के सामने लाया गया। उन्होंने घुटने के बल बैठकर अपनी सूंड उठाकर दिल्ली के नए मालिक तैमूर को सलामी दी। तैमूर ने तय किया कि वो इन हाथियों को तबरीज, सिराज, अर्धिनजान और सिरवान के राजकुमारों को तोहफे के तौर पर भिजवाएगा। उनके साथ उसने अपने संदेशवाहक भी भेजे ताकि यह खबर फैले कि पूरे एशिया पर तैमूर का कब्जा है, दिल्ली पर तैमूर का कब्जा हो चुका है, ये खबर पूरे एशिया में फैल जाए। दोस्तों लड़ाई ख़त्म होती है। अब बारी थी तैमूर यहाँ से धन दौलत इकट्ठा करना चाहता था, इसलिए तैमूर के जो सैनिक थे वो घर घर जाकर हर्जाना मांगना शुरू कर देते हैं। कुछ सैनिक अपने साथियों के लिए शहर में अनाज की लूटपाट करने लगे। एक अनुमान के अनुसार उस समय 15,000 तैमूर लंग के सैनिक दिल्ली में मौजूद थे। दोस्तों मोहम्मद कासिम फेरिस्ता अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ द राइज ऑफ मोमडन पावर इन इंडिया में लिखते हैं, हिंदुओं ने जब देखा कि उनके महिलाओं की बेइज्जती की जा रही है और उनके धन को लूटा जा रहा है तो उन्होंने दरवाज़ा बंद कर अपने ही घरों में आग लगा दी। यही नहीं, वो अपनी पत्नियों और बच्चों की हत्या कर तैमूर के सैनिकों पर टूट पड़े। इसके बाद दिल्ली में वो नरसंहार देखने में आया कि सड़कों पर लाशों के ढेर लग गए। तैमूर की पूरी सेना दिल्ली में घुस आई। थोड़ी देर में दिल्ली वासियों ने हथियार डाल। दोस्तों कुछ इतिहासकारों का मानना है कि तैमूर लंग को इस कत्लेआम के बारे में भनक नहीं था, लेकिन कुछ का मानना है कि तैमूर लंग को इसके बारे में पता था, क्योंकि तैमूर की जो सेना थी वो काफ़ी अनुशासित थी और जब तक ऊपर से ऑर्डर ना मिलेगा तैमूर की सेना ऐसा ना कर सकती थी। दिल्ली की सड़कों पर चारों तरफ दोस्तों सोना, चांदी, जेवर, कीमती वस्त्र, कीमती कपड़े, पत्थर फैल गए। तैमूर दिल्ली में सिर्फ 2 हफ्ते रहता है और जो भी स्थानीय शहजादे थे उस टाइम के वो सारे लोग आत्मसमर्पण करने लगते हैं तैमूर के सामने, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं तैमूर उनके ऊपर भी हमला ना कर दे। इसके अलावा दिल्ली के कई हस्तशिल्प कलाकारों को तैमूर अपने साथ ले जाता है, उनके हाथों में जंजीर बांध कर लेके जाता है। जाने से पहले दोस्तों तैमूर लंग ने खिज्र खान को आज के पंजाब और ऊपरी सिंध का गवर्नर नियुक्त किया। दिल्ली में जानबूझकर उसके द्वारा किसी भी गवर्नर को नियुक्त नहीं किया गया। यहाँ के शासन के लिए जो बच गए शहजादे थे उनके बीच कई सालों तक संघर्ष होता है और कुछ समय बाद मल्लू खान और सुल्तान शाह भी लौट कर आते हैं और इस संघर्ष में शामिल हो जाते हैं। तैमूर को कभी भी शासन करने में दिलचस्पी दोस्तों नहीं थी, उसे केवल राज्यों को जीतने का जुनून था।
इसके अलावा दोस्तों दिल्ली के लूटे हुए खजाने के साथ तैमूर की सेना वापस अपने देश का सफ़र शुरू करती है। उनके पास इतना सामान था कि ऐसा अनुमान है कि वो एक दिन में केवल 4 मील तक का ही सफ़र तय कर रहे थे। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जब तैमूर दिल्ली से निकलता है तो वो बहुत ही घायल तो था ही, बीमार भी पड़ जाता है। कश्मीर पहुँचते पहुँचते उसके हाथों में फोले आ जाते हैं, छाले आ जाते हैं। वो इतना बुरी तरह घायल टाइप का हो जाता है, इतना बुरी तरह बीमार पड़ जाता है कि हिंदुकुश पर्वत की पहाड़ी को पार करने के लिए वो घोड़े पर भी नहीं बैठ सकता था। वो घोड़े की बछड़े की पीठ पर बैठ कर के हिंदुकुश पर्वत की पहाड़ियों को पार करता है। लौटते हुए भी रास्ते में तैमूर को करीब 20 छोटी मोटी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती है। दोस्तों जहाँ भी तैमूर को मौका मिला वो जाते वक्त भी लूटपाट मचाते जाता है। दोस्तों समरकंद पहुँचने से पहले वो अपने पिता के कब्र पर जाकर के सलामी मारता है और उसके बाद समरकंद लौटता है। इधर दिल्ली दोस्तों खंडहर में तब्दील हो गई थी। दिल्ली में इतने लाश हो गए थे कि वहाँ पर बदबू आने लगी थी पूरा दिल्ली में। इसके बाद भी वहाँ के जो शहजादे थे वो आपस में लड़ते रहे, दिल्ली की गद्दी के लिए लड़ते रहे। बाद में खिज़र खान के द्वारा नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह को गद्दी से उतार कर सैयद वंश की स्थापना की जाती है, किंतु सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की जाती है। तो चलिए दोस्तों, यदि लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद दोस्तों।